गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने तरंग को पढ़ा, जिसमें अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग थी, यांत्रिक तरंग मैकेनिकल तरंग को पढ़ा और उसकी थ्योरी को समझा। उसी तरह से आप दूसरा चैप्टर भी देखें जो कक्षा 11 के बच्चे हैं और 12 भी, और कक्षा 11 के बच्चों तो कैसे पढ़ते हैं बुक में, हाउ टू रीड ए बुक। तो अगर क्लास में किताब है, आप हैं, तो आप किस तरह से पढ़ेंगे आप देखें। प्रगामी तरंग मतलब प्रोग्रेसिव वेव, वह तरंग जो बढ़ती रहे। तो पिछले में हम लोगों ने पढ़ा कि स्प्रिंग से कोई भार लटका दे तो एक तरंग उसमें भी आ जाता है, और रस्सी को हिला दीजिए तो भी आ जाता है, तो वो एक जगह रुक जाती है। लेकिन इसमें प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते रहना। तो जैसे कि मैंने उसमें भी उदाहरण दिया था, यहाँ भी उदाहरण दूंगा। तो आप तालाब में ईंटा बांध देते हैं, मार देते हैं, या स्प्रिंग खींचते हैं, तो इसमें भी तरंग होती है। वही चीज़ यहाँ भी आएगी। अब आप जैसे देखिए, कह रहा है ये कि कान में स्पीकर लगा लें। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ बाधा, तो माध्यम आपका पानी भी हो सकता है और हवा भी हो सकता है। तो माध्यम आपका, उसमें विक्षोभ, अगर ईंटा आप मारेंगे तो क्या होगा, विक्षोभ है ना होगा। तो विक्षोभ होगा तो वो वहाँ के कण जो है गति करने लगते हैं, तो इसी को हम तरंग कहते हैं। जैसे तालाब आप उदाहरण ले लीजिए, और इनके द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। एक कण अगले कण को ऊर्जा देता है, अगला कण, मतलब कण तो आगे जाता नहीं है, कण तो वहीं से ऊपर नीचे करके अपनी ऊर्जा दूसरे को दे देता है। तो इस तरह से ऊर्जा का संचरण होता है। इस प्रकार विक्षोभ को हम यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। ये आपने पढ़ाई है, और ये दो प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रगामी तरंग और एक अप्रगामी तरंग। तो प्रगामी तरंग यहाँ जो प्रोग्रेसिव वेव है, यह निरंतर आगे बढ़ती जाती है। इसी को देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, प्रगामी तरंग, जो तरंग उत्पन्न होने के बाद निरंतर आगे बढ़ती जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रगामी तरंग। और अप्रगामी तरंग किसे कहेंगे, जो निश्चित सीमा के अंदर चलती है, अर्थात जिसका जो है अंत और शुरुआत दोनों ज्ञात होते हैं, उसे हम एक लाइन दो लाइन में आप समझा दें, अप्रगामी तरंग कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम प्रगामी तरंग को ही पढ़ेंगे, अप्रगामी 12 में। तो प्रगामी तरंग भी दो प्रकार की होती हैं, वही अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अब अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में तो आप यही कहेंगे कि तालाब में आपने ईंटा फेंका तो जो कणों का कंपन हो रहा है वो लंबवत हो रहा है, और लंबवत हो रहा है तो इसलिए हम इसको अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, जो लंबवत है। और अनुदैर्घ्य में आप देखेंगे तो ये जो है इनकी दिशा कंपनों के चलने के समानांतर है। जब कणों के कंपनों की चलने के दिशा में ही होती है, जैसे स्प्रिंग को आपने खींचा तो उसी दिशा में ही ये आगे बढ़ेंगी, और उसमें अनुप्रस्थ में लंबवत रहेंगी। तो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगी, एक तरह से समानांतर उसी के साथ ही रहेंगी। तो इस माध्यम में जो है अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम में आपका माध्यम के कणों के कंपनों की दिशा जो है उसी के दिशा में होगी जिधर तरंग चल रही है, तो इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। यहाँ खास बात ये नोट करने वाली है कि अनुदैर्घ्य तरंग तो आप सभी ठोस द्रव गैस में उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग जो आपकी तालाब वाली है, वह तरंग जो है आपकी जी यहाँ लिखा हुआ भी है, देखें, अनुप्रस्थ तरंग जो है, परंतु अनुप्रस्थ तरंग आपका केवल ठोस और द्रव माध्यम में, वो भी सतह पे उत्पन्न होती है। ये बात याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग में अनुदैर्घ्य तरंग में यही अंतर है। और आगे हम तरंग को आप देखें तो ये देखिए एक तरंग बनी हुई है। अगर आप चित्र बना के भी दिखाना चाहें तो एक तरंग बना सकते हैं। साइकिल का एक पैडल मारते हैं आप इस तरह से,
यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक साइकिल हो गई। तो एक साइकिल हुई हमारी। तो यही इसी एक साइकिल में तरंग की परिभाषा बड़े आराम से आप यहीं से दे लीजिए। ये यहाँ से चली तो ये आपका विस्थापन है, ये दूरी है आपकी, इस पर दिखाया गया है। तो विस्थापन आपका यहाँ है, सॉरी विस्थापन ये है, ये सेकंड है आपका, यहाँ पर सेकंड दिखाया गया है कि कितना दूरी कितने सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में तरंग को जो दूरी लगेगी उसे हम लैम्डा कहेंगे। लैम्डा देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से भी यहाँ ले सकते हैं या दो तरंगों का ऊपरी स्थान भी लेंगे तो आपका लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं हम। और एक तरंग का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये देखिए बीच का ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो किसी तरंग का जो कण जो है कंपन कर रहा है, तो जो अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहा है वह आपका आयाम कहा जाएगा। ए से, इसको स्मॉल ए से दिखाएंगे। और आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल वही है कि एक साइकिल में जो आप चलेंगे यहाँ तक आने में, वही आपका टाइम टी, कैपिटल टी से दिखाया जाएगा। इसे हम आवर्तकाल कहते हैं और संकेत कैपिटल टी है। अब इसी तरंग की आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति जो है यन स्मॉल यन से दिखाते हैं। स्मॉल यन बराबर 1/t, यही टी, 1/t को हम तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो कुछ छोटी परिभाषाएं जैसे आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, और ये चीज़ आपको ज्ञात हो गई इतने से, और तरंग बना के आप बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। और सूत्र जो होता है तरंग की चाल का, v n लैम्डा। तो v आपका चाल हो गया और n क्या हो गया आपका? आवृत्ति हो गई। उस आवृत्ति को आप 1/t भी लिख सकते हैं, और लैम्डा गुणे लैम्डा मीटर में रहेगा। तो इकाई का भी ध्यान रखिएगा। आवृत्ति आपकी रहेगी साइकिल पर सेकंड में, और वो आपका जो है टी टाइम सेकंड में, टी आवर्तकाल, और दूरी आपकी मीटर में लैम्डा रहेगी। अब आपसे कभी कभी पूछ देता है कि एक तरंग का परिणामी सरल आवर्त परिणामी तरंग का समीकरण लिखिए। तो बहुत आसान सा ये सवाल है। जब आप एक्स तरंग आपकी ऋणात्मक दिशा में चल रही है तो ये सूत्र आप याद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको इस तरंग का सूत्र दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ए वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई, ऋणात्मक दशा में अगर वो तरंग एक्स जो बनाते हैं आप, एक्स रहता है इधर चल रही है, ऋणात्मक दिशा में है, तो टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। लैम्डा आप जानते ही हैं, आवर्तकाल क्या है, 2 पाई क्या है आपका, तो ये भी आप जानते हैं। पाई क्या है, 22/7 भी होता है और 180 डिग्री भी होता है। ए क्या है, आयाम है आपका, तो ए आयाम आपका मीटर में ही होगा, और वाई आपका सूत्र हो गया। तो वाई इक्वल टू, ये ऋणात्मक में है, और धनात्मक में आप आएंगे तो बस यहीं आपका प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस फाई आपका जुड़ जाएगा। तो ये सूत्र कभी कभी पूछता है कि आप जो है सरल आवर्त परिणामी तरंग का समीकरण लिखिए, बताइए, या कुछ भी हो उस पर सवाल भी हो, तो आप सूत्र तो कम से कम जानते ही रहिए, ऋणात्मक में क्या होता है और धनात्मक में क्या होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब आता है एक चीज़, कला और कलांतर अक्सर पूछ लेता है। तो सही बात है, कोई भी तरंग अगर चल रही है माध्यम में तो कण अपनी अपनी दशा में ही कंपन करेंगे, और एक इधर उधर एक प्रकार से कंपन करते दिखाई देंगे। तो और किसी भी क्षण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका विस्थापन अलग अलग होगा, मतलब उनके बीच की दूरी अलग अलग होगी, उनमें फेज डिफरेंस होगा। तो जब उनके अंदर दूरी होगी तो वही जो उसको हम कलांतर कहेंगे, मतलब कण जो है
विभिन्न कलाओं में चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर इनके अंदर विस्थापन और गति की दिशा हमको अलग अलग दिखाई देती है। तो ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं यही कला कौन की कला है और कलांतर यही है आपका। इतना आप लिखेंगे पूरा है। अब इसमें संबंध कलांतर और दूरी में जो है संबंध पूछ देता है तो बड़ा आसान सा है, ये भी याद रखें आप। कलांतर बराबर 2π/λ गुणे पथांतर, ये सूत्र आपसे पूछ लेता है। तो ये सूत्र भी कलांतर बराबर 2π/λ गुणे पथांतर। इसी तरह से आपसे समयांतर का समय पूछ लेता है, तो वही कलांतर डेल्टा फाई कहिए चाहे कलांतर कहिए, डेल्टा फाई बोलते हैं इसको, 2π/t हो जाएगा क्योंकि समयांतर है। और डेल्टा टी मतलब छोटा, डेल्टा का मतलब होता है छोटा समय अंतराल। तो ये आपका सूत्र कलांतर बराबर 2πt गुणे समयांतर, इस तरह से आप इस सूत्र को बता सकते हैं। तो ये आपका इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है, इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन, जरूर आता है 5 नंबर। मैं कह ही रहा हूँ कि मैं 5 नंबर थ्योरी को लेके चल रहा हूँ। और हर चैप्टर से तो मान लीजिए 6 चैप्टर हैं तो 30 नंबर तो बड़े आराम से है, कहीं नहीं जाएगा। आप ध्यान से सिर्फ कान लगा के सुनिए। तरंगाग्र क्या है? तो समान कला में अगर कंपन करने वाले कणों के बिंदुपथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। एक लाइन में समान कला में अगर कोई कण कंपन कर रहे हैं, मतलब उनमें गति में विस्थापन में डिफरेंस नहीं है, और वो समान कला में अगर कंपन कर रहे हैं तो इन कणों के बिंदुपथ को ही हम तरंगाग्र कहेंगे। और ये 3 प्रकार का होता है, एक समतल होता है, एक गोलीय होता है और एक बेलनाकार होता है। तो अक्सर पूछ लेता है तरंगाग्र क्या से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ लीजिए। सवाल पे अगर हम आ जाएं, छोटा सा एक ले लें तो देखिए, एक रेडियो केंद्र से तरंग दैर्घ्य 300 मीटर का भेज रहा है, इस केंद्र के आवृत्ति ज्ञात करिए। चलिए ठीक है साहब, तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा आपको 300 मीटर दे दिया। देखिए जो लिखिए, आप सवाल छोड़िएगा नहीं, लिखिएगा, स्टेप पर आपको नंबर मिलेगा। और रेडियो तरंग की चाल आपको ज्ञात होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है रेडियो तरंग की चाल। तो 3 × 10⁸, मतलब 3 के आगे 8 सुनना। तो अब v बराबर सूत्र n लैम्डा हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर n बराबर उल्टा कर लीजिए, n बराबर v/λ। v आपका कितना है? 3 × 10⁸ 300 का यहाँ तक करके भाग भी आप मान लीजिए हाई स्कूल की चीज़ 6, 7, 8 की है, आप इसमें कर लेंगे भाग तो ये 3 से कट जाएगा, 2 शून्य इसमें से कम हो जाएंगे, तो 1 × 10⁶ इसको हम आवृत्ति को इकाई हर्ट्ज भी कहते हैं, कंपन प्रति सेकंड भी कहते हैं या हर्ट्ज भी कहते हैं। जब आप विद्युत पढ़ेंगे तो उसमें हर्ट्ज भी आएगा। तो 1 मेगा हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है? तो 10⁶। तो इस तरह से तो ये आपका प्रोग्रामी तरंग का एक हम शॉर्ट समरी देना चाह रहे थे आपको। ये आप इस तरह से मतलब थ्योरी और थोड़ा सा सवाल आ जाता है, आयाम आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की परिभाषा दीजिए। आप तरंग बना के उसमें अगर चित्र से खींच के समझा दीजिएगा अपनी भाषा में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कला की परिभाषा दीजिए और इस तरह की चीज़ें। और निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं जाती है? तो आप जानते ही हैं कि ध्वनि के लिए आपको जो है निर्वात में आपको जो है माध्यम तो रहता नहीं, और तरंग जो है माध्यम में
संचरित होती हैं। तो परिग्रामी बताओ तरंग जल्दी, का आओ, फोन करो, समीकरण बैठी है। लिखो। तो वही प्लस माइनस वाला। तो ये 2-2 नंबर के सवाल भी रहते हैं और कभी कभी बड़े भी सवाल आ जाते हैं। तो आप सवाल को मत छोड़िएगा। छोटे छोटे सवाल आपके तरंग वेग और आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के सूत्र लिखिए। तो ये सब छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर के देखिए कई बार आए हुए हैं, हमेशा आते रहे हैं। तो इनको आपको लिखना है। और तीसरा आपका कक्षा 11 के लिए अगर हम कहें तो तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन, तो ये आपका आ जाता है। इसको अगले उसमें ले लेंगे। फिलहाल तो हम ये 3 चैप्टर को कवर करेंगे कि जो है ये 11 का भी हो जाए 12 का भी हो जाए। तो इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर आपका एक और अच्छी चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं। सवाल में आपका सवाल देखिए, एक तरंग जिसकी तरंग दैर्घ्य 100 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 का भाग कर दीजिए तो 0.1 मीटर हो जाएगा। और फिर 330 मीटर, ये आपको बहकाने के लिए 100 सेंटीमीटर दिया है ताकि लड़का मीटर ना बनाए तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से 303 वही चाल आपको भी दे ही दिया, तरंग दैर्घ्य दे ही दिया, आवृत्ति आपको पूछ लिया। तो v=n काटने पीटने में बहुत आसान रहता है, आराम से आप काट पीट लेंगे। तो ये भी एक सवाल है। तो अगला हम लोग चैप्टर तरंगों का परावर्तन अपवर्तन भी देख लेंगे। किताब से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत लोगों ने विद्वानों ने भी कहा है कि किताब भी एक शिक्षक है आपकी। कोई टीचर लिखता है कोई भी किताब को, चाहे वो गाइड हो या किताब हो, तो वो दिमाग लगा के ही लिखता है कि ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। तो आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन को लेते हुए, मैं न्यूमेरिकल को भी क्लास में ले ही रहा हूँ, और थ्योरेटिकल को आप जो है आप इस तरह से पढ़ते जाइए। और एक चीज़ इसमें मैं और आपको बताऊँगा, ये चीज़ अक्सर पूछता है और याद भी रखिए आप कि तीव्रता, कोई भी तरंग है तो उसकी तीव्रता होगी। तो तरंग की तीव्रता I1/I2 ये उस तरंग के आयाम के वर्ग के अनु ऐसे होती है समानुपाती। तो अगर तरंग की एक तीव्रता ज्ञात है मान लीजिए, और आ, एक नहीं पता है और 3 आपको दिया रहेगा, तो तीसरा आपको निकालना रहेगा। ये इसका एक सवाल भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अनुपात निकालने के लिए कहा है, तो अनुपात यहाँ सीधे आपको दे दिया है कि 2 तरंगों का आयाम का अनुपात 2.2/3 है। तो 2/3 है तो आयाम क्या होगा, वर्ग होगा। तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। I1 उनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो 4/9 हो जाएगा। उत्तर देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 4/9। तो इस तरह से आप चाहें तो आयाम का और तरंग का ये भी एक इम्पॉर्टेंट अक्सर पूछ लेता है सवाल ये, और एक लाइन में इसका उत्तर है बस वही I1/I2 बराबर A²/A1² अब अगर वही तीव्रता का अनुपात दे देता तो अब 4/9 दे देता मान लीजिए आपका तीव्रता का अनुपात, तो आपको पूछ देता आयाम का अनुपात। तो आप यहाँ तीव्रता पर करड़ी लगा हुआ है तो ये करड़ी उठा के आप इस पर लगा देते। तो जब इस पर लगाएंगे तो 2 क्या आएगा, वर्गमूल 2, और 9 का आ जाएगा 3। तो आप इसी सवाल को दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो तीव्रता का अनुपात भी पूछ सकता है और आयाम का भी अनुपात पूछ सकता है। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इसमें कम से कम 30 नंबर तो आसानी से इस वीडियो से हो जाए। फेल होने की तो खैर आज तक कभी कोई हुआ ही नहीं है। और बाकी आप लोग थोड़ा सा किताब क्लास में हैं तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, मेरी तरफ से मैं कहूँगा।
उसमें, और जो कन्फ्यूजन्स हो उन्हीं को पूछिए। जो समझ में आ रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो ठीक है, जहाँ कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछिए। तो कन्फ्यूजन एक बार दूर हो जाएगा तो हमेशा के लिए ठीक रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। ये भी वीडियो 20 मिनट का हो गया। मैं बड़ा नहीं करना, बस यही चाह रहा हूँ कि किताब को पढ़ा कैसे जाए। आप पढ़ने की कोशिश करिए। नो डाउट कोई क्वेश्चन आता है आप कमेंट दीजिए। आप इस चैप्टर को थोड़ा एक बार और पढ़ा दीजिए, मैं ज़रूर बता दूंगा उसको। दूसरी किताब उठा लूँगा, ये तो मान लीजिए पुरानी किताब है। दूसरी किताब उठा के आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और ये सारे टॉपिक आपको फिजिक्स में भी, खैर हाई स्कूल में लेवल पे मिल जाते हैं। हाई स्कूल लेवल पर ये सारे सवाल हैं आपके पास। तो कल के लिए परावर्तन अपवर्तन अगला वीडियो के लिए, और ये वीडियो आपका प्रग्रामी तरंग पर रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए। और अपने जो भी दोस्त मित्र हों उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिए। और 2018 से आपकी सेवा में ये चैनल है। इसका कोई बहुत ज़्यादा आप लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, यही मेरे लिए खुशी है। और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हमारा 18 में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था। हम तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हम लोग अपना यूज़ करेंगे भाई। हमारा तो टॉपिक ही यही है कि हम वीडियो से भी आपको समझाएं, क्लास से भी समझाएं, प्रैक्टिकल दुकान पे ले जाके समझाएं। व्यावसायिक शिक्षा यही है। और ब्लैक बोर्ड पे व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। व्यावसायिक शिक्षा घूमने फिरने से, और थोड़ा प्रैक्टिकल थ्योरी तो आपका है ही है, मान लीजिए 70-80%, लेकिन 20-30% आपको अपने से भी प्रयास करना होगा। और टेक्निकल रहेंगे तो कभी नहीं बेकार होंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग भी जानते हैं जो मेरे क्लास में बच्चे हैं, और 11 के तो विशेषकर उनके सामने ही एक दो बच्चों को जॉब लगी है, तो वो अच्छी तरह से प्राइवेट जॉब तो आराम से आपको मिलेगी। तैयारी करना चाहते हैं तैयारी करिए। और जब कुछ नहीं होगा तो भी आप प्रैक्टिकली आप इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी दुकान चला भी सकते हैं। तो तीनों रास्ते आपको व्यावसायिक शिक्षा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। गलती हो तो माफ़ करिएगा, और अगर हो सके तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह किया करिए। कुछ आपको चाहिए होगा ज़्यादा तो मेनी मेनी थैंक्स अगेन।